हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जिसमें अब तक 2 लेक्चर्स आप सबने कर लिया है एनसीईआरटी को बेस मानते हुए। एनसीईआरटी को क्लास 10th में रह के आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी को पूरा बेस बनाकर पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक जो 2 लेक्चर्स में बात हुई है वो क्या क्या बात हो चुकी है, उसमें हमने सबसे पहले जो कुछ इंट्रोडक्शन था, यानी कि एसिड्स और बेसिस के रिगार्डिंग जो कुछ छोटी छोटी बातें थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, जो आपने बेसिक क्लासेस में जाने थे उसको हमने रिपीट किया है ना। फिर हमने इंडिकेटर्स की बात की, जिसमें बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है लिटमस के बारे में सारी बातें हो चुकी थी। फिर हमने और भी कुछ इंडिकेटर्स देखे, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे, कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स थे। सारी चीज़ों का डिस्कशन हो गया। फिर हमने ये भी देख लिया कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं और बेसेस क्या होते हैं। तो हमने पाया अपने सारे रिजल्ट्स के बाद, सारे डिस्कशन के बाद कि एसिड्स वो सारे केमिकल्स हैं, वो सारे कंपाउंड्स हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, और बेसिस वो सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। यहाँ तक बातें इस्टेब्लिश हो चुकी थी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब मैं कहता हूँ, क्या इसका मतलब हुआ? जब आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हो तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कि उसका कलर क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, उसका फिज़िकल स्टेट क्या होता है। दीज आर दी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमारा कंसर्न होता है कि किस किस तरह के केमिकल रिएक्शंस उसके होते हैं और किस तरह से होते हैं। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जो चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन की गई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स get started with chemical properties of acids and bases. Chemical properties of acids and bases. चल शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। आई थिंक यही होना है। तो अगर एनसीईआरटी को आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा गया हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड और बेसेस मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करते थे। अगर हम टॉपिक बनाए तो हम लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन। अब जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मैंने कहा कि कोई एसिड कब होगा, जब एसिड को आप पानी में घोल देंगे, यानी कि वो डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेट यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। एसिड कब होगा, जब वो किसी सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, एक्वस मीडियम में रहेगा। ओके, जब किसी एसिड में किसी मेटल को हम लोग डालते हैं, मेटल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेटल हमारे पास रिएक्टिव मेटल्स होने चाहिए। अब ये रिएक्टिव मेटल क्या होते हैं, आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को देखा होगा, उसको पढ़ा भी होगा। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि उसमें सोडियम आता है, पोटाशियम सबसे टॉप में आता है, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे कुछ मेटल्स आते हैं, वो है कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो हाइड्रोजन से नीचे जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर जितने सारे मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, उसको आप कहते हैं क्या, रिएक्टिव मेटल्स। मैं बता दूं आपको कौन कौन से मेटल्स हैं आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज़ में। अगर आप देखेंगे आपके पास होगा पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, देन यू हैव हाइड्रोजन। इसके नीचे आपका है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये हो गया मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़। इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने सारे मेटल्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बट ये सारे नहीं करेंगे। ठीक है, डजंट
रिएक्ट विद एसिड। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्या बताता है कि कौन कितना रिएक्टिव है। और जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जब मैं एसिड की बात कर रहा हूँ मतलब सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो आपका होगा क्या, ये जनरल रिएक्शन की अगर बात करें, जनरल अगर रिएक्शन देखें आप तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, मेटल प्लस एसिड क्या मिलेगा आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड सॉल्ट, और दूसरा मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो समहाउ आपको देखा जाएगा कि एसिड जो हैं इसमें क्या होते हैं, कंटेन्स हाइड्रोजन। ओके, एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं। और जब मेटल को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है भाई, रिलीज हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं मेटल एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस करता है। हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो कम रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने सारे मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाते हैं, उसके नीचे जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रही बात। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कोई भी एक मेटल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिंक लिया, जिंक आपने इसको HCl में डाला, HCl आपने डाइल्यूट लिया। जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ ही रिएक्शंस किए जाते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं होता है। अब डाइल्यूट क्या है, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। जो ही आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको जो सॉल्ट बनेगा वो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा सेटअप आपकी बुक में दिया गया है। अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक सेटअप क्या है। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया है। ओके, क्या लिया आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में आपने जिंक ग्रेन्युल्स डाला, या फिर आपके टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्युल्स है और ड्रॉप वाइज आप क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपके टेस्ट ट्यूब में पूरा का पूरा वो बंद है और उसमें एक ट्यूब है, उस ट्यूब से आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जब आप व्हेन यू bring a burning candle, hydrogen burns with pop sound। ये आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है पाइप डिलीवरी ट्यूब से, तो आप कैसे इसकी जांच करेंगे, तो आप एक कैंडल को जलाएंगे और उस हाइड्रोजन गैस के सामने उसको ले जाएंगे। तो क्या देखेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो जलने लगता है पट पट के साउंड के साथ, जिसको आप क्या कहते हैं, पॉप साउंड के साथ। मैंने क्या लिखा, व्हेन यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल क्या होगा, हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इस तरह से कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है और दिस इज़ वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये उसके नीचे आता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यू कैन राइट सम मोर एग्जाम्पल्स। तो मैं भी एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और आप भी मेरे साथ लिखते जाएँ, ठीक है। जब भी वाटर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो हम सोडियम और पोटाशियम को नहीं लाते। क्यों, क्योंकि सोडियम एंड पोटाशियम इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो जब आपके पास वाटर मीडिया होगा तो वो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, तो एसिड के साथ भी रिएक्शन होगा, वाटर के साथ भी रिएक्शन होगा, तो कई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। दैट इज़ वाई हम वो वाटर से उसको दूर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया मैग्नीशियम, और आप मैग्नीशियम को आपने HCl के साथ रिएक्शन कराया, रिमेंबर डाइल्यूट होगा। फिर मैग्नीशियम आपने लिया, इसको आपने डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कराया। ओके, कोई दिक्कत है? देखें, यही कॉमन एसिड्स हैं, इसके अलावा देयर आर सो मैनी एसिड्स, लेकिन लेबोरेटरी में ये सारे एसिड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। क्या बन जाएगा, सॉल्ट MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी भाई। दिस इज़ द साइन ऑफ रिलीजिंग। ये बन जाएगा MgSO4 प्लस H2 गैस हो जाएगी रिलीज।
सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट सो मेनी एग्जाम्पल्स. यू कैन टेक अल्मोनियम, इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ आपने कर डाला तो बन गया AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस. नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, अल्मोनियम क्लोराइड. रिमेंबर देख सकते हैं आप कि यहाँ 2 लिखा गया, यहाँ 3 लिखा गया, तो दीज आर दी गेम ऑफ वैलेंसी. आप जान सकते हैं वैलेंसी किसे कहते हैं. वैलेंसी पढ़ के आइए, ऐसे नहीं काम चलता है. फिर आपने अल्मोनियम का रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका नाम है, क्या नाम है इसका भाई? सल्फ्यूरिक एसिड. यू शुड नो दिस. क्या बन जाएगा आपका Al. अल्मोनियम की वैलेंसी 3 है और सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो अल्मोनियम 2 हो गया और सल्फेट 3 हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो गई. एंड ऑल दी, हर केस में हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा. आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. अब मैंने इन सारे रिएक्शन में एक बहुत ही कॉमन एसिड को नहीं लिखा जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रिक एसिड को मैंने क्यों नहीं लिखा? आप बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर आप नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नाइट्रिक एसिड इस जनरल रिएक्शन को शो नहीं करता है. यानी कि सॉल्ट, हाइड्रोजन जो है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इस जनरल रिएक्शन को नाइट्रिक एसिड शो नहीं करता है. तो लेट्स सी कि नाइट्रिक एसिड के साथ क्या ख़ास बात है जो वो इन बातों को नहीं मानता है. चलिए देखते हैं हम लोग क्या नाइट्रिक एसिड के साथ खेल है. नाइट्रिक एसिड, इसमें स्टार लगा दें आप. नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स इन डिफरेंट वे. डिफरेंट वे क्या है देख सकते हैं आप कि आपके पास नाइट्रिक एसिड है. ओके, अब इस नाइट्रिक एसिड को आपने किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराया, फॉर एग्जांपल जिंक के साथ. ओके, तो रिएक्शन होगा. सबसे पहला जिंक नाइट्रेट तो बनेगा. नाइट्रेट की वैलेंसी है 1 और जिंक की वैलेंसी है 2, तो जिंक नाइट्रेट बन गया. दूसरा होना क्या चाहिए था? हाइड्रोजन गैस रिलीज होना था, लेकिन ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता है. समझ में आ रही बात? ये होता नहीं है. होता क्या है कि आप जिंक को डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका जिंक नाइट्रेट बना, ये सही है. ओके, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. इस हाइड्रोजन को नाइट्रिक, जाहिर सी बात है आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो बहुत ज़्यादा नाइट्रिक एसिड है, तो कुछ नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट बनाया, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुआ. और इस हाइड्रोजन गैस को नाइट्रिक एसिड क्या करता है? ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है. इसका मतलब जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है. तो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज जो होता है उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है. और आपका उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, वाटर बन गया. ओके, यहाँ से हाइड्रोजन और वाटर, क्लियर हो गई बात. अब आपका उसी रिएक्शन में कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं. अब ये ऑक्साइड्स क्या क्या हो सकते हैं? और वो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. ऑक्सीजन की कमी होने के बाद ये या तो NO2 बनाता है या NO बनाता है. इन दोनों में से दोनों के चांसेस हैं. या आप ये कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ NO2 एंड NO, दीज आर दी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. या फिर NO2 भी बन सकता है, NO2 N2O भी बन सकता है. सॉरी, आप इसको भी लिख दें. तीनों ऑक्साइड बनने के चांसेस हैं. और आप बेटर ये होगा कि आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ NO2, NO एंड N2O, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रिक एसिड itself reduces to oxides of nitrogen and oxidizes hydrogen to water. क्या इसका फंक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजेज H2 to H2O. दूसरा क्या है? reduced itself to
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बात समझ में आ रही है? तो अब नाइट्रिक एसिड स्पेशल रिएक्शन शो करता है, ये वाला रिएक्शन शो नहीं करता है, ये वाला रिएक्शन शो करता है। लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल मेटल्स को लेके आएँ, फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिएक्ट नाइट्रिक एसिड विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। और आपने एसिड को ले डाला कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, नहीं कंसनट्रेटेड नहीं, बहुत ही डाइल्यूट, ठीक है, कंडीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ मैंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, जिंक के साथ रिएक्शन कराया मैंने, तो ये रिएक्शन हो गया, ओके, यू शुड रिमेंबर दिस। अब तो बाकी जितने सारे मेटल्स हैं उसके साथ नाइट्रिक एसिड इसी प्रकार रिएक्शन करेगा। लेकिन क्या होता है व्हेन यू ब्रिंग मैग्नीशियम, फिर स्पेशल केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ओके, क्या करता है, दे शो जनरल रिएक्शन ऑफ एसिड्स with very dilute नाइट्रिक एसिड, या फिर आप कह सकते हैं HNO3, ठीक है। आपने मैग्नीशियम लिया, ओके, और आपने ले लिया HNO3, बट दिस HNO3 इज़ वेरी डाइल्यूट। मैग्नीशियम लें या फिर आप मैग्नीज लें तो रिएक्शन सेम हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका MgNO3 होल ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्रेट, and you will get hydrogen gas, okay, remember this। याद रहेगी बात कि नहीं? तो आप क्या बोलेंगे? यस, याद रहेगी। तो these are the reaction of metals with acids, ठीक है, आप चीज़ें समझ गए, ओके। आप और भी मेटल्स का एग्जांपल लेके डिफरेंट एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, बट बी केयरफुल व्हेन यू यूज़ नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ जनरल रिएक्शन शो करता है। बाकी मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जाएगा और वो खुद रिड्यूस होकर नाइट्रिक एसिड क्या देगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, N2O, NO, NO2। दीज आर द पॉसिबल ऑक्साइड्स विच कैन बी फॉर्म व्हेन metals other than manganese and magnesium react with nitric acid। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, क्या रिएक्शन है वो किसका है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट देयर आर सम बेसिस जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, ओके। तो जनरली metals do not react with base, but some metals like zinc, अल्मीनियम, जिंक, अल्मीनियम और कुछ हमको पता नहीं है इतनी सारी क्योंकि कौन कौन से हो सकता है, लेकिन जिंक अल्मीनियम रिएक्शन कर सकता है। जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, बट सम मेटल्स लाइक जिंक, अल्मीनियम एक्सेट्रा कैन रिएक्ट विद बेसेस लाइक NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन हो सकता है। करना क्या है आपको? आपने NaOH ले लिया, NaOH का सोल्यूशन। अब ये डाइल्यूट लेना है कि कंसनट्रेटेड लेना है ये तो हमें पता नहीं है, बट आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना है। आपने NaOH का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, ओके, इसको आपने कर दिया वार्म, इसमें आपने डाल दिया जिंक ग्रेनुअल्स, ओके, जिंक के ग्रेनुअल्स। जो ही जिंक के ग्रेनुअल्स को आपने इसमें डाला,
और इसको आपने वार्म किया, यानी कि आप इसको गर्म कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी इवॉल्व होगा। मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ, लेकिन जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एक सॉल्ट बनता है जिसको आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। और इस केस में जो आपका सॉल्ट है वो है Na2ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट। ओके, ये आपका एक स्पेशल सॉल्ट है जिसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है इस रिएक्शन में, बट ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जो हायर क्लासेस में जानेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, क्रिस्टलाइन नेचर में सॉलिड है। ओके, दिस इज सोडियम जिंकेट। आपकी किताब में आप पढ़ सकते हैं, यू फाइंड अगेन हाइड्रोजन गैसेज फॉर्म इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल। सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि जिंक और अल्मीनियम के साथ होता है। तो अल्मीनियम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप इसको खुद ट्राई करेंगे, यानी कि अल्मीनियम जब आपका NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस प्रोडक्ट शुड बी रिटन बाय यू। ओके, ये प्रोडक्ट आपको खुद लिखने हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गए रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद मेटल्स। अब जो अगला आपका रिएक्शन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितने सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे ऑल दी रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं कितने सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ पाते हैं आज। तो क्या है रिएक्शन अब, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड with metal carbonates and hydrogen carbonate, this is the next topic we have, ठीक है। क्या आपका रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद metal carbonate or and metal हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को आप बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, बाई कार्बोनेट। ओके, तो आपको एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराना है, मेटल कार्बोनेट के साथ। ओके, रिएक्शन कैसा होगा, रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक मेटल कार्बोनेट ले लिया Na2CO3। ओके, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। और आपने दूसरा बाई कार्बोनेट लिया, दैट इज NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। हम दोनों में सेम एसिड को डालेंगे। एक केस में आपके पास कार्बोनेट है, एक में बाइकार्बोनेट है। इसमें भी आपने डाला HCl, इसमें भी आपने डाला HCl, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने HCl डाला। अब HCl को क्या लेना है, डाइल्यूट ही लेना है। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी आप एसिड लें तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपको डाइल्यूट एसिड लेना पड़ता है, अदरवाइज़ रिएक्शन बहुत ज़्यादा गुस्से से होने लगेगा और गुस्से वाले रिएक्शन में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिएक्शन क्या होगा, जो ही रिएक्शन आप कराएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो होगा वो कहलाएगा सॉल्ट, दैट इज़ NaCl। यू ऑल नो कि ये सोडियम क्लोराइड है। ओके, इसी तरह से यहाँ भी क्या बनेगा, आपका NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2O बनेगा और यहाँ भी H2O बनेगा। ओके, दिस इज एक्वस, रिमेंबर, ठीक है। ये आपका लिक्विड होगा, ये आपका लिक्विड होगा। और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों ही केस में, कि यहाँ जो CO3 है ये डिकम्पोज होता है और ये CO2 गैस रिलीज़ करता है।
दोनों ही केस में CO2 गैस रिलीज़ होता है। अब ये गैस CO2 है कि नहीं, इसकी जांच कैसे होगी, आप सबको पता है। दिस CO2 को आप किससे पास कर देंगे, CO2 गैस को आप पास किससे कर देंगे, ओके, इसको हम बाद में डिटेल करते हैं, टेस्ट इसमें चेक कर लेंगे हम लोग कि CO2 गैस की जांच कैसे की जाएगी, क्योंकि NCERT में इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो देखा क्या गया कि जब आप किसी एसिड को किसी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो जनरल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहेंगे, जनरल रिएक्शन, तो आप जनरल रिएक्शन क्या लिखेंगे, मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, इट डजंट मैटर, कार्बोनेट यूज़ करें या बाइकार्बोनेट यूज़ करें, इसको आप डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। दिस इज़ द जनरल रिएक्शन एंड आई थिंक आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सोडियम कार्बोनेट आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले सकते हैं। तो यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। हम इतने सारे एग्जांपल्स अभी लिख नहीं सकते हैं, यू कैन टेक मोर एग्जांपल्स। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कैल्शियम का ले सकते हैं, मैग्नीशियम का ले सकते हैं, जिंक का ले सकते हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज़ हो रही है इसकी जाँच कैसे हो पाएगी, यानी कि आप लेबोरेटरी में इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जाँच कैसे करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ CO2 गैस। तो CO2 गैस निकल रहा, तो आप सिंपली क्या करें, लाइम वाटर लें। आप सबको पता है लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ओके, इस लाइम वाटर से आपने क्या पास किया मेरे भाई, लाइम वाटर से आपने पास किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से जो ही पास हुआ आपका एक प्रिसिपिटेट बना CaCO3। CaCO3 क्या बन गया, प्रिसिपिटेट बन गया। ओके, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अब ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन यानी कि एक सॉलिड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है जो बन गया, अब इसको सॉलिड ही लिखें, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये बन गया। अब आपको सबको पता होगा जो चॉक है, चॉक का केमिकल कंपोजिशन भी यही होता है। अगर चॉक को क्रश करके वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं तो कैसा अपीयरेंस होता है, मिल्की अपीयरेंस। तो दिस गिव्स मिल्की अपीयरेंस। ओके, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, दिस गिव्स मिल्की अपीयरेंस। और आपका क्या बनता है, H2O बनता है। ओके, अब जब तक आपका लाइम वाटर मिल्की नहीं हो जाता तब तक ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। समझ में आ रही बात। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट चेंजेस इनटू मिल्की कलर। मिल्की कलर क्यों आ रहा है, मिल्की अपीयरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटेड अमाउंट में पास किया, लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, बट अगर आपके पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर ये ऐसा नहीं होगा। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या होगा, क्योंकि आपने शुरू में जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया किसमें, लाइम वाटर में, तो क्या बन गया आपका CaCO3 बन गया। ओके, CaCO3 बन गया। ओके, अब ये CaCO3 क्या है, सॉलिड है और साथ साथ इसमें ये वाटर के अंदर है और आप और पास कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। रिमेंबर, बात समझ में आ रही है। कैल्शियम कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल है जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस है, वो वाटर के अंदर है और आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेसिव अमाउंट में पास कर रहे हैं। तो फर्दर रिएक्शन, पहले तो ये रिएक्शन हो गया, मिल्की अपीयरेंस आ गया, अब मिल्की अपीयरेंस डिसअपियर होगा। क्यों, क्योंकि आपका बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस। और ये क्या है, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से जो आपका कलर है, मिल्की कलर डिसअपियर्स। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मिल्की कलर डिसअपियर्स। क्यों, क्योंकि यह हाईली सॉल्युबल है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है विच इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आ रही बात। जब कोई चीज़ वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो एक जो अपीयरेंस दिखता है आपको, कोई स्पेसिफिक कलर दिखते हैं, वो कलर ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये दो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया आज मेटल्स का।
मेटल्स के साथ एसिड्स का, मेटल्स के साथ बेस का, और मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन। मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी। और मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो है बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अच्छा नेक्स्ट क्लास में जाएं कि ना जाएं, अच्छा नेक्स्ट क्लास में ही बात करते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्या करें?